कमल कुमार की कहानी वैलेंटाइन डे आज आपको सुनाने जा रही हूँ। थकी आंखों से उसने मोटे शीशों का चश्मा ऊपर खिसकाया था, कोट उतारकर कुर्सी पर रखा और हाथों के दास्ताने निकालकर नीचे टोकरी में फेंके थे। वॉश बेसिन में हाथ धोए 2-3 बार। आंखों पर ठंडी हथेलियों का स्पर्श सुहाया था। ड्राइवर ने उसे देखते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला। साहब, घर चलूं? हाँ भाई, अब और कहाँ जाएगा? 5 घंटे का कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन। उफ, सारा दिन खड़े खड़े उनकी टांगें दुख रही थी। झटके से अचानक गाड़ी रुकी तो उन्होंने आंखें खोली थी। शायद उन्हें झपकी आ गई थी। इतना ट्रैफिक इस समय? कुछ समझ में नहीं आया कि वे कहाँ हैं। सड़कों पर भीड़ थी। ट्रैफिक धीमी गति से रुक रुक कर खिसक रहा था। दुकानें अभी खुली थीं। दुकानों पर और सड़कों के बीचों बीच दिल के आकार के गुब्बारों, रंग बिरंगे चमकीले कागज़ों की लत्तरें, बड़े बड़े पोस्टर और बैनर चिपकाए और लटकाए गए थे। छोटे बड़े रेस्तरां में खूब भीड़ थी। युवा लड़के लड़कियां हाथों में हाथ डाले और गलबहियां डाले चुस्त कपड़ों में सजे संवरे रेस्तरां के बाहर, अंदर, दुकानों पर, सड़कों पर, पटरियों पर घूम रहे थे। जॉर्ज? जी सर। हम कहाँ हैं भाई? उसने पूछा था। कनॉट प्लेस में ही है सर। ट्रैफिक जाम है सर। इस वक्त? उन्होंने तीसरी बार घड़ी देखी थी। आज क्या है जॉर्ज? उसने अपने दिमाग पर जोर दिया था। दिवाली तो कब की बीत चुकी थी। फिर यह दिवाली का माहौल तो था भी नहीं। आज वैलेंटाइन डे है सर। वैलेंटाइन डे? वह क्या होता है? सर, वो सेंट वैलेंटाइन थे ना। वह झिझका था। अच्छा, उनकी याद में मनाया जाता है। क्यों? सेंट वैलेंटाइन का भी कोई किस्सा है, शेरी फरहाद या लैला मजनू की तरह? नहीं सर। कैथोलिक ईसाइयों में प्रेम, विवाह और गृहस्थ जीवन वर्जित था। स्त्री पुरुष के प्रेम को अनैतिक, विघटनकारी और पतन का कारण मानते थे वे। सिर्फ सेंट वैलेंटाइन ही ऐसे संत थे जिन्होंने प्रेम को नैतिकता की ऊंचाई और सामाजिक मान्यता प्रदान की थी। वे क्या कैथोलिक ईसाई नहीं थे? वे भी कैथोलिक ईसाई ही थे सर। उन्होंने सबके लिए प्रेम करने का अधिकार मांगा। किसी के प्रेम पर पाबंदी लगाने को अनैतिक कहा। इसीलिए आज वैलेंटाइन डे को प्रेम की अभिव्यक्ति का प्रतीक मानकर प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं। सारी दुनिया में मनाया जाता है सर। पहले हम तो नहीं मनाते थे यहाँ भारत में, लेकिन अब तो क्रिसमस और होली दिवाली की तरह वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। प्रेमी युगल चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह भी ऐसे ही प्रेमी युगलों के प्यार का उत्सव जैसा है। प्रेमियों के लिए एक विशेष दिन, प्रेम की अभिव्यक्ति का दिन, वर्जित प्रेम की अभिव्यक्ति का दिन। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। वे जैसे मरुस्थल में तपते रेत पर नंगे पैर चलने लगे थे। समय के समुद्र से एक ऊंची हिलोर उठी थी। उनको वर्तमान से खींचकर अतीत की लहरों के थपेड़ों में ले गई थी। जुबैदा और उन्होंने साथ साथ MBBS किया था। इंटर्नशिप और हाउस जॉब भी साथ ही किया, एक ही अस्पताल से। उनके बीच की घनिष्ठता बढ़ती गई थी। दिनों दिन उनके बीच का संबंध घना होता गया था। पर दोनों जब आमने सामने होते तो दिलों में उठ रहे ज्वार भाटे के बाद भी ऊपर से शांत एक दूसरे की ओर देखते रहते। जुबैदा उसके लिए साकार सपने की तरह थी। किसी मुस्लिम स्थापत्य में उत्कीर्ण भारतीय देव प्रतिमा थी। वह जितनी प्रोफेशनल थी उतनी ही आत्मीय भी। लेकिन दोनों की आंखों में इस 7 वर्षों के रिश्ते के भविष्य का सवाल कौन जाता था।
क्या उन्हें अपने परिवारों में उनके सांप्रदायिक अनुशासन में लौटना होगा? बात होठों पर आते ही होठ जलने लगते थे। पिता ने कहा था, पढ़ाई खत्म हुई, अब तुम आगे की सोचो, घर आओ ताकि क्या करना है उसकी योजना बनाई जाए। उसने एमडी में दाखिला लेकर 2 साल का समय और ले लिया था। जुबैदा को भी सर्जरी में सीट मिल गई थी। अजीब सी पुलक से भरे वे दोनों दिन रात अस्पताल में ड्यूटी पर रहते। नाइट ड्यूटी में उन्होंने एक ही कमरे में कितनी ही रातें साथ बिताई थीं। पर उनकी पीढ़ी कितनी अलग थी। शील और संकोच के शिकंजे में कसी सामाजिक वर्जनाओं से ग्रस्त थी। इन 7 वर्षों में उसने कभी जुबैदा को नहीं छुआ था। रात की ड्यूटी पर एक दूसरे की हथेलियों में अपने दिलों के तूफान को थामे बैठे रहते। कई बार उसे लगता जुबैदा अपना संयम खो देगी। उसे उसके संकेत मात्र की प्रतीक्षा थी। उसे स्वयं भी लगता था वह अब और नहीं रुक पाएगा। तभी जुबैदा उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरकर सांस रोककर कह देती थी, संजय, तुम थोड़ा बाहर खुले में घूम आओ, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। वह ड्यूटी रूम से निकलकर वार्ड का बरामदा पार कर बाहर आ जाता। पीली सी चांदनी में या अंधेरे में खड़ा होकर बढ़ आई हृदय की धड़कनों को और अपने उद्वेलन को सामान्य करने की कोशिश करता और लौट आता। दोनों साथ साथ कॉफ़ी पीते और किसी प्रोफेशनल मुद्दे पर बातचीत में लीन हो जाते। उसका ध्यान टूटा था। उसने देखा था कुछ लोगों का रेला सा आया था, लाठियाँ, डंडे और हॉकियाँ लिए हुए। उन्होंने सजी सजाई दुकानों पर दनादन डंडे बरसाने शुरू कर दिए। दुकानों के शीशे तोड़ दिए, बैनर और पोस्टर फाड़ दिए, रंग बिरंगी पन्नियों की, कागज की लतरों और गुब्बारों की सजावट को खींच खींच कर तोड़ दिया। एकदम भगदड़ सी मच गई थी। उन्हीं में से कुछ लोगों ने कुछ युवतियों और युवकों के साथ भी मारपीट की थी। जॉर्ज ने जल्दी से गाड़ी गली में मोड़कर एक अंधेरे कोने में लगा दी थी। गाड़ी की बत्तियां भी बंद कर दी थी। साहब, जरा रुक जाते हैं, यहाँ से निकलना ठीक नहीं है अभी। जॉर्ज, यह क्या हो रहा है यहाँ? ये मारापीटी और तोड़फोड़ क्यों हो रही है? सर, कुछ लोग वैलेंटाइन डे मनाने के विरोध में हैं, वही कर रहे हैं ये। पर क्यों जॉर्ज? जॉर्ज चुप रहा था। उसका मन कड़वाहट से भर गया। उसे याद आया, जुबैदा उस दिन गंभीर थी और उदास सी भी थी। संजय, अब क्या करना है? शादी करेंगे? उसने धीरे से उसके कंधे छुए थे। वह तब भी गंभीर बनी रही थी। इस वीकेंड में घर जाऊंगा, पिता से कहूंगा सीधे से। वह रुका था। चाहो तो तुम भी चलो। अगर कुछ होता है तो एक साथ ही होगा ना। एक ठंडी सी अच्छा कहकर वह चली गई थी। रास्ते भर वे दोनों बुझे हुए से अपने भीतर खोए रहे थे। बस से उतरकर गुमसुम से वे दोनों विपरीत दिशाओं में चले गए थे। जुबैदा का नाम लेते ही घर में बवंडर आया था। हवेली की दीवारें हिल गई थी। ठीक था, उनसे किसी खुले विचार और उदारता की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती थी। अपनी गलती को जानकर वह उसी दिन वापस लौट गया था। कस्बे में दोनों संप्रदायों के बीच कट्टरता की दीवारें हमेशा से ही थी। फिर भी आम जनों में सद्भाव बना हुआ था। पहल पता नहीं किस ओर से हुई थी। जुबैदा और उसकी शादी की फुसफुसाहट से ही सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी थी। जुबैदा का मध्यवर्गीय परिवार था। कस्बे में पिताजी जमींदारी, हवेली, जमीन जायदाद का रोबदाब था। लेकिन दोनों धर्मों की सांप्रदायिक ताकतें अपनी जगह थीं। छुटपुट आगजनी और मारकाट की घटनाओं के बाद कस्बे में तनाव बढ़ गया था। पिता के रुतबे के कारण बाहर से पुलिस फोर्स बुलाई गई थी। कई दिन बाद धीरे धीरे स्थिति सुधरी थी। जुबैदा नहीं लौटी थी। परेशान सा वह सोच रहा था, वे क्यों गए थे वहां उस बंद कुएं में।
अगर वे चाहते तो अपना निर्णय ले सकते थे। पिता की लंबी चौड़ी जमींदारी और जायदाद की विरासत के बिना भी आराम से जीवन जी सकते थे। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थे, शिक्षित और प्रौढ़ थे। उस कस्बे से बाहर उनके सामने पूरी दुनिया थी। फिर भी क्यों उन्होंने अपना सही निर्णय नहीं लिया? एक दिन अचानक घर से ताबेदार आया था। पिता मरणासन्न हैं, अभी बुलाया है। वह बस से उतरा तो पिता की फोर्ड लिए ड्राइवर खड़ा था। ताबेदार ने भागकर उसका बैग हाथ में ले लिया था। पिता की फोर्ड पक्की के बाद कच्ची सड़क पर धीरे धीरे रास्ता बनाती जा रही थी। उसे आश्चर्य हुआ था। पिता बीमार थे और हवेली की ओर जाने वाला सारा रास्ता फूलों के बंधनवारों और केले के पत्तों से सजाया गया था। सड़क के दोनों ओर दीपों की कतारें थीं। हर चौक पर रंगोली सजी हुई थी। सारा कस्बा वसंत में उद्यान की तरह रंग बिरंगे फूलों से संवरा था। दूर से देखा, हवेली दुल्हन की तरह छोटे छोटे रंगीन बिजली के बल्बों से जगमगा रही थी। जगह जगह रंगीन कागज की झंडियाँ, रंगे हुए सूत की मालाएं और ताजे फूलों की लतरें लगी थीं। गुलाब जल और इत्र की सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। घर में सब व्यस्त थे, उसकी ओर कोई देख तक नहीं रहा था। चाची को जाते हुए जबरदस्ती घेर लिया था। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? विवाह शादी के घर में जो भी होता है। शादी ब्याह? किसका विवाह है यहाँ? चाची ने कमर पर हाथ रखकर आंखें तरेर कर कहा था। हमसे पूछ रहे हो लल्ला? और वह हाथ झटक कर भीतर चली गई थी। पिता ने रुक्का भेजा था, वे बीमार हैं। यहाँ यह सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सोचने, पूछने और समझने को क्या रह गया लल्ला? चाची आ गई थी। सब कुछ पहले ही से ही हो चुका है। बारात आज ही 2 घंटे बाद जानी है। सारा खर्चा भी भाई जी ही कर रहे हैं। रामजी लाल बहुत घबराया हुआ था। कहता था, ठाकुर, हम साधारण लोग हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं। फिर आप कहाँ, हम कहाँ? पर लल्ला, भाई जी की बात को कभी कोई टाल सका है? उन्होंने रामजी लाल को कहा था, बस रामजी लाल, अपने घर की इज्जत को हमारे घर की इज्जत बनने दो, और कुछ नहीं करना है। लड़की हम एक जोड़े में ही लेकर आएंगे, पूरे मान सम्मान और आदर के साथ। हमारा एक ही इकलौता बेटा है। रामजी लाल ने अपनी पगड़ी भाई जी के चरणों पर रख दी थी। ठाकुर, आप हमारे, उन्होंने उसे रोका था। बस करो, और कुछ नहीं कहना। घर जाओ और विवाह की तैयारी करो। पिता ने उसे भीतर बुलाया था। आओ संजय, बैठो हमारे पास। हम सब जीवित हैं, मार या जला नहीं दिए गए। यह देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई है क्या? वे रुके थे, फिर कहा था, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। तुम दिन रात अस्पताल में काम करोगे, तुम्हारा घर और तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? फिर पितृ ऋण तो तुम्हें चुकाना ही है। घर की, समाज की व्यवस्था में और धर्म की न्यायिक संहिता में जुबैदा का संजोग तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। तो भी एक बार जुबैदा से मिलकर बात करना चाहता हूँ। किस लिए? क्या बात करोगे? हमारी चिता की आग पर उससे ब्याह रचाओगे? अभी जो हुआ वह कम है क्या? अब सोचने का समय नहीं है। जाओ, नहा धोकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे कमरे में विवाह का जोड़ा रखा है। ताबेदार तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। विधिवत मंत्रोच्चार की ध्वनियों के साथ वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ था। घर की सारी स्त्रियों के बीच माँ की कमी उसे बहुत कष्टकर लगी। माँ होती तो शायद उसकी पीड़ा को समझ सकती थी। स्मृति में माँ साकार हो गई। माँ कब और कैसे मरी किसी को नहीं पता। पिता ने उसे शहर में हॉस्टल वाले स्कूल में दाखिला करा दिया था। तब वह 9वीं कक्षा में था। उसने पिताजी की आवाज़ की धमक के साथ माँ के चेहरे पर मरघट की वीरानी उस छोटी सी उम्र में ही पहचान ली थी।
माँ पिता से 15 वर्ष छोटी थी। फिरकनी सी नाचती माँ पिता के सामने पड़ते ही थिर हो जाती। सुनैना से प्रथम भेंट हुई तो आश्चर्य के साथ उसे दुख हुआ। नाबालिग कमसिन सी लड़की बैठी थी, गहनों कपड़ों में लदी फदी गठरी सी बनी, गर्मी से परेशान और जो हुआ था उससे अनजान। विवाह की लंबी रस्मों से पस्त और लस्त। जाओ जाकर नहा आओ। नहा चुकी तो पहनने के लिए उसके पास हल्का सादा कुछ नहीं था। वह बाथरूम में खड़ी रही, बहुत देर तक बाहर नहीं आई तो पूछा था। इस समय यही संभव था। उसने अपना कुर्ता और तहमत जैसे दे दिया था। वह बाहर आई थी सकुचाई हुई सी, कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर गिरी और सो गई थी। 15 दिन बाद ही सुनैना नाम की पोटली और उसके साथ ताबेदार औरत को लेकर वह शहर आ गया था। इसमें भी पिता की विवेक बुद्धि सक्रिय थी। वह ड्यूटी पर हर वार्ड में स्टेथोस्कोप लिए जाती लड़की में जुबैदा को ढूंढता था। जुबैदा अब तक क्यों नहीं लौटी? क्या वहीं कस्बे में उसे रोक दिया गया है या उसने किसी दूसरे शहर में नौकरी कर ली है? उसने पता लगाने की भरसक कोशिश की पर न लगा सका। वह हताश हो चला था। नैना घर में क्या करती थी उसे पता नहीं था। उसकी सहायता के लिए ताबेदार औरत थी। वह कब जाता है, कितने बजे आता है और क्या करता है, उसके साथ उठता बैठता बतियाता क्यों नहीं, उसने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। वह 11 बजे भी घर पहुंचता तो मेज पर खाने की थाली सजाए, सिर रखे आधी सोई मिलती। वह कई बार उससे कह चुका था कि खाना खाकर सो जाया करे, पर वह अपने सिखाए या सीखे से विचलन नहीं करती थी। जितनी देर वह घर में रहता साये की तरह उसके आगे पीछे डोलती रहती, उसकी हर सुविधा का ध्यान रखती। कई बार पिता ने फ़ोन किया, कस्बे से उसे लेने के लिए रिश्तेदारों को भी भेजा था, परंतु वह नहीं गई। उसने उन्हें वापस भेज दिया था। उसे ध्यान आया था शादी को 6 महीने हो चुके थे, सर्दियां आ गई थीं, उसके पास सर्दी के गर्म कपड़े ही नहीं थे। उसने उसे रोका था, अपराध भाव छिपाने के लिए कहा था। गर्म कपड़ा कुछ नहीं पहना? वह झिझकी थी। एक बार पलकें उठाकर उसकी ओर देखा था और आंखें झुका ली थी। उसने दोहराया था, सर्दी नहीं लगती क्या? वह जाने के लिए मुड़ी थी, उसने उसे रोक लिया था। अपनी शॉल ओढ़ाकर उसे बाहों में घेर कर भीतर ले आया था। उसने उसे बिस्तर पर बैठाया था। वह टांगे सिकोड़कर घुटनों पर चेहरा टिकाकर बैठ गई थी। उसने उसे कंबल ओढ़ाया। कंधों पर छुअन से उसके हाथ कांप गए थे। उसके भीतर एक दहक सी उठी थी। उसने देखा 6 महीने में वह 26 साल की लग रही थी। उसके स्पर्श के सम्मोहन से शिथिल सी उसकी देह उसकी बाहों में ढल गई थी। अर्धचेतन स्थिति में वह बड़बड़ा रहा था, जुबैदा जुबैदा। उसकी बुदबुदाहट को सुनकर किनारे को भिगोकर गई लहर के बाद सूखे रेत सी अतप्त और आहत वह थर्राई सी लेटी रही थी। अगले दिन अस्पताल जाते हुए मार्केट में रुककर वह स्वेटर, गर्म ब्लाउज, शॉलें खरीद कर ले आया था। घर आया तो वह धूप के एक चकत्ते पर बैठी उसके कुर्ते में बटन टाँक रही थी। लिफाफे पकड़ते हुए उसके होंठ कांपे थे। पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, वह झिझका था। अच्छा चलता हूँ अब। वह उसके पीछे दरवाजे तक आई थी। खुले दरवाजे से उसे जाते हुए देखती रही थी। उसी दिन उसने अपना अकाउंट उसके साथ ज्वाइंट करवा लिया था ताकि उसे सुविधा रहे। उस दिन के बाद से वह फिर से अपनी स्टडी में ही सोने लगा था, पहले की तरह। उन दोनों की अपनी अपनी दुनिया थी। न वह उसकी दुनिया में आने का साहस करती और ना ही वह अपने बीहड़ से बाहर आया था। अचानक अस्पताल में उसके कमरे में आकर डॉक्टर धवन ने बधाई दी थी। बाप बनने वाले हो, रिपोर्ट पॉजिटिव है। मिसेस ठाकुर आई थी, कमज़ोर हैं, कुछ विटामिन वगैरह लिख दिए हैं।
तुमने बताया भी नहीं। खैर, टेक केयर ऑफ हर। वह आहत हुआ था। अपने आश्चर्य को भीतर दबाए वह अपनी पुलक के एहसास को भी भूल गया था। शाम को वह ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो डॉक्टर शर्मा आया था, प्रफुल्लित सा। बधाई हो डॉक्टर ठाकुर, जुड़वा लड़के हुए हैं। वह सन्न रह गया था, लेकिन सकपकाया था वह। आप ऑपरेशन थिएटर में थे। एम्बुलेंस भेज दी थी। हाउसमेट थी उसके पास। शी इज़ फाइन, आप उन्हें मिल सकते हैं। रूम नंबर 14 है मैटरनिटी वार्ड का। उसने उनका नाम जुबिन और असद रखा था। पिता बहुत नाराज हुए थे। वे आए थे और विधिवत धार्मिक रीति से उनका नाम संस्कार करा गए थे, अर्जुन और कार्तिक। लेकिन तो भी वह उन्हें अपने ही दिए नामों से बुलाती थी। इन्हें इनके नाम से बुलाया करो। वह रुकी थी। उसने एक सांस में वाक्य पूरा किया था और चली गई थी। आप उस दिन मेरे साथ नहीं थे, आप जुबैदा के साथ थे। हाथ से छूटे बर्तन की तरह वह झन्न से जमीन पर गिरा था। उसे लगा था किसी ने उसे चाबुक मारा हो। अपने प्रति अन्याय का उसका यह प्रतिकार था। 2 बच्चों के बीच वह बहुत व्यस्त हो गई थी। वह अधिक से अधिक समय तक अस्पताल में ही रहता था। घर आता तो बच्चे सो चुके होते, जाग भी रहे होते तो वह उनके बीच से निकलकर पहले की तरह उसके पास आती थी और उसके काम संभालती थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। घर से बाहर वह उनकी कूद फांद, भागा दौड़ी, हंसी के ठहाके सुनता, पर जैसे ही भीतर आता सब ठहर जाता। इसीलिए बच्चों और उसके बीच भी सामान्य रिश्ता नहीं बन पाया था। स्कूल में उनके नाम अर्जुन और कार्तिक थे, पर घर में वह उन्हें जुबिन और असद ही कहती थी। पिता जब भी आते घर में हंगामा होता। वर्षों तक वह मनुष्य देहों को काटता सीता रहा। हाथों को कई कई बार चिलमची में धोता रहा। दूर दूर तक उसका नाम और यश फैला था। उसे नहीं पता बच्चे कब बड़े हुए। पुस्तकों के माध्यम से यथार्थ जगत में उनका प्रवेश कब हुआ, उसे पता ही नहीं चला। वह हर महत्वपूर्ण फैसले से पहले छोटे छोटे वाक्य खंडों में कहती थी। बच्चों का दाखिला है, परीक्षाएं हैं उनकी, बोर्ड का इम्तिहान है, बच्चों की परीक्षा का परिणाम आया है। जुबिन ने IIT में दाखिला ले लिया, असद कंप्यूटर साइंस कर रहा है। फिर बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए लौट जाती थी। उसके पास समय ही कहाँ था। वह कुछ नहीं कहती थी तो अपने बारे में नहीं कहती थी। उनके आपसी संवादों के टुकड़ों से उसे सूचना मिलती कि मम्मी ने प्राइवेट BA कर ली है। आज मम्मी का MA का रिज़ल्ट आया है। पुरानी गाड़ी बेचने की बात चली तो ड्राइवर ने बताया पुरानी गाड़ी मेम साहब ले जाती हैं बच्चों के काम से। उसे नहीं पता उसने कब गाड़ी चलाना सीखा। जुबिन ऑस्ट्रेलिया चला गया था। 3 साल पहले उसने वहीं एक विदेशी मूल की लड़की से शादी कर ली थी। सुनैना गई थी सप्ताह भर के लिए और लौट आई थी। असद अभी बेंगलोर में था। बच्चों के चले जाने के बाद वह क्या करती थी उसने कभी नहीं सोचा। अपने खालीपन को कैसे भरती होगी उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की। एक दबी सी इच्छा लिए उसने जुबिन से शुरू में पूछा था कि वह डॉक्टरी के प्रोफेशन में जाना चाहेगा। उसके चेहरे पर वितृष्णा के भाव थे। वह जान गया था कि दोनों बच्चों को डॉक्टर के प्रोफेशन से सख्त चिढ़ थी। वे क्या करना चाहते थे यह जानने का अधिकार शायद उसने अर्जित नहीं किया था। बच्चों की माँ और बाप दोनों सुनैना ही थी। डूबती हुई नाव से बचाव के लिए हाथ उठाते हुए उसने अचानक जॉर्ज को पुकारा था। गाड़ी रोको। अचानक दिए गए आदेश से की करती ब्रेक की आवाज़ के साथ जॉर्ज ने बाईं तरफ लेकर गाड़ी रोक दी थी। वह गाड़ी से उतरा था। कई फूल वाले साथ साथ बैठे थे। वह उनके पास रुका था, फूलों का दाम पूछा था।
5 रुपए का गुलाब 50 रुपए में दे रहा था। वह असमंजस में था। फूल वाले ने उसका चेहरा देखा था। वह उठकर फूल निकालने लगा था। और क्या क्या लगाऊं साहब? कॉर्नेशन तो लगेगा ही। गिलोडिया कौन से रंग का लगा दूं साहब? टोकरी में लगाऊं या बुके बना दूं? वह स्वयं ही सवाल करता और स्वयं ही उत्तर की शक्ल में फूल निकालकर सजाने लगा था। 12 बजने को थे। 14 फरवरी के आखिरी 8-10 मिनट थे। उसके अधीर से हृदय में घबराहट भरी हुई थी। पैर थोड़े लड़खड़ाए थे। सुनैना कहीं सो तो नहीं गई होगी। उसने घंटी पर उंगली रखी तो अंतर्मन में एक लहर सी उमड़ी थी। सुनैना ने दरवाजा खोला था। यह तुम्हारे लिए। उसने टोकरी सुनैना को पकड़ाई। सुनैना की पथराई सी आंखें उठी थीं। आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया था। वह अविश्वास के इस पल में स्थिर हो गई थी। उसका गला रूंध गया था। आज वैलेंटाइन डे है ना? वह उसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही थी। उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। अपराध भाव उसके भीतर को कचोट रहा था। वह सामने झुका था और उसके पैर छुए थे। मुझे माफ कर देना सुनैना। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।